दोस्तों हम लोग अभी इस वीडियो के अंदर प्राचीन भारत यानी संपूर्ण पाषाण काल के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और आप लोग बिहार 7th फेज टीचर अभ्यर्थी हैं जो क्लास 9 से लेके 12 तक के अभ्यर्थी हैं, जिसके अंदर की सामाजिक विज्ञान के अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के अंदर प्राचीन भारत के अंदर संपूर्ण पाषाण काल जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी का पूरा निचोड़ है, हर पेज बाय पेज को पढ़ने के बाद उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग पूरे डिटेल के साथ आप लोगों के हमने लेकर आए हैं। आप लोग इस वीडियो के अंदर शुरू से अंत तक बने रहिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पर पहली बार आए तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्राचीन भारत की दोस्तों बात कर ले हम लोग, तो प्राचीन भारत को मुख्य रूप से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। भारतीय इतिहास, अगर भारतीय इतिहास को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले जान लेते हैं भारतीय इतिहास को ही। तो भारतीय इतिहास को सबसे पहले प्राचीन भारत, उसके बाद मध्यकालीन भारत, उसके बाद आधुनिक भारत के अंदर डिवाइड किया गया। तो भारतीय इतिहास को 3 भाग में बांटा गया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इसी में हम लोग बात कर लेते हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत को भी 3 पार्ट में बांटा गया, जैसा कि अभी हम बताएं। ये 3 पार्ट कौन कौन है? तो सबसे पहला ऐतिहासिक काल, उसके बाद है आद्य ऐतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, ऐतिहासिक काल, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल। दोस्तों सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया मुख्य रूप से, जिसमें से कि 3 पार्ट नहीं दोस्तों, 2 पार्ट में, जिसको कि पाषाण युग कहते हैं और ताम्र पाषाण युग कहते हैं। और इस ताम्र पाषाण युग को भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है। ये है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो हम लोग इसी में अभी बात करेंगे पूरा पाषाण काल, उसके बाद आप लोगों के बीच आएगा मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ते हैं, इसका क्या क्या फीचर्स है। और इसमें ये जो वीडियो हम आप लोगों को के लिए बना रहे हैं, ये एनसीईआरटी के माध्यम से निकाला गया निचोड़ है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और आने वाले एग्जाम में प्रश्न यहीं से आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। तो देखिए ये दिया गया है पूरा पाषाण काल, तो उस अवधि की जिसकी जिसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है, 8000 ईसा पूर्व, ये बीसी का मतलब समझ जाइएगा, ये ईसा पूर्व है। ईसा मसीह के जन्म होने के पहले की जितनी भी घटनाएं घटित हुई है उसको हम लोग बीसी में पढ़ते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद जितनी भी इतिहास में घटनाएं घटी है उसको एडी में पढ़ते, एडी यानी ईस्वी में। ठीक है, और अगर बात किया जाए कैलेंडर की शुरुआत, तो ईसा मसीह के जन्म के जिस वर्ष जन्म हुआ उसी वर्ष से कैलेंडर की शुरुआत माना जाता है। तो सबसे पहले अभी तक हमको पता नहीं है कि ये कब से शुरुआत हुआ है पूरा पाषाण काल, लेकिन 8000 ईसा पूर्व के पहले जिसकी कोई लिखित जानकारी नहीं है, उस बीच को हम लोग पूरा पाषाण काल के अंदर पढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल में सबसे पहले जानते हैं मनुष्य ने आग का आविष्कार किया। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, मनुष्य ने पूरा पाषाण काल के अंदर ही आग का आविष्कार किया था। कई बार ये सवाल देखने के लिए मिला है, मनुष्य ने आग का आविष्कार कब किया था? तो ध्यान रखिएगा पूरा पाषाण काल के अंदर। और आगे देखते हैं, मनुष्य के द्वारा पत्थरों का औजार बनाए गए। मनुष्य के द्वारा जो औजार बनाए गए थे वो पत्थरों के औजार बनाए गए थे, और इसी औजार से मनुष्य पशुओं का शिकार करते थे। और मनुष्य ने ही इसी औजार से, जो पत्थरों से औजार बनाए गए थे, इसी औजार से पशुओं का शिकार करते थे। और इसकी जानकारी का जो स्रोत मिला, ये जो साक्ष्य मिला, ये साक्ष्य कहाँ से मिला इसके बारे में भी जान लेते हैं। साक्ष्य प्राप्त, ध्यान रखिएगा, ये जो साक्ष्य प्राप्त कहाँ कहाँ से हुआ है? बेलन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी तथा नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ। इसकी जानकारी कहाँ से मिला है? बेलन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी तथा नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ ये साक्ष्य। आगे बात करते हैं, इस समय मनुष्य शिकारी हुआ करता था, यानी पूरा पाषाण काल के समय मनुष्य जो था वो क्या था? शिकारी था। आगे बात करते हैं, इसी समय पूरा पाषाण काल के समय में ही गुफा चित्रकारी का साक्ष्य, ध्यान रखिएगा, पूरा पाषाण काल के समय में ही गुफा चित्रकारी का साक्ष्य जो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के पास भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है
मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के पास है भीमबेटका। ध्यान रखिएगा, ये भीमबेटका क्यों फेमस है? गुफा चित्रकारी का के लिए। और ये जो प्राप्त हुआ है ये पूरा पाषाण काल के समय इसकी जानकारी हम लोगों को मिली है। और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के पास इसकी जानकारी प्राप्त हुई है। आगे हम लोग बात करते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की बात कर ले अवधि, तो 8000 ईसा पूर्व से लेके 4000 बीसी, 8000 ईसा पूर्व से लेके 4000 ईसा पूर्व के बीच का जो टाइम पीरियड है इसको मध्य पाषाण काल के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल में, इस काल में औजार का आकार छोटा मिला है। मध्य पाषाण काल के समय जो भी औजार मिले हैं उसका आकार छोटा था। इसी काल में मनुष्य के द्वारा पशुपालन की शुरुआत किया गया। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। मध्य पाषाण काल में ही मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत किया था। और इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है कि मध्य पाषाण काल के अंदर मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत, इसकी जानकारी जो हम लोगों को मिली है इसका साक्ष्य मिला है मध्य प्रदेश का आदमगढ़ तथा राजस्थान का बागोर से प्राप्त हुआ है। इसकी जानकारी का स्रोत मध्य प्रदेश के आदमगढ़ तथा राजस्थान के बागोर से इसकी जानकारी मिली है। मनुष्य के द्वारा पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में किया गया था। आगे और भी सवाल है, देखते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल ये जो 4000 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व के बीच का टाइम पीरियड है, हम लोग इसमें नव पाषाण काल के अंदर पढ़ते हैं। नव पाषाण काल का अवधि जो माना जाता है ये है 4000 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व के बीच का समय। इस काल में मनुष्य ने कृषि की शुरुआत किया। इसका साक्ष्य पाकिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। कृषि का आविष्कार मनुष्य ने किस काल में किया? तो ध्यान रखिएगा, नव पाषाण काल में। और मनुष्य ने कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में किया, इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो पाकिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। और नव पाषाण काल के जो समय में प्रमुख फसल था वो जौ था, गेहूं था और कपास था। सबसे फेमस फसल था वो जौ। ध्यान रखिएगा, नव पाषाण काल में ही फसल के लिए प्रयुक्त जो अनाज था वो था जौ। आगे बात करें पहिए का आविष्कार इसी समय इसी इसी समय किया गया था। ध्यान रखिएगा, पहिए का भी आविष्कार किया गया था नव पाषाण काल में। और इस समय लकड़ी के गाड़ी में पशुओं को बांधकर यात्रा करने की शुरुआत किया गया था। और इसी समय यानी नव पाषाण काल के समय ही लकड़ी के गाड़ी में पशुओं को बांधकर यात्रा के लिए शुरुआत किया गया था। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। लकड़ी के गाड़ी में पशुओं को बांधकर यात्रा की शुरुआत किस काल में किया गया? तो नव पाषाण काल के अंदर इसकी शुरुआत किया गया था। चावल की कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला? ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नव पाषाण काल के अंदर चावल की कृषि का साक्ष्य मिला है कोल्डिहवा से। और ये कोल्डिहवा कहाँ पर है? प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश के अंदर ये कोल्डिहवा इंपॉर्टेंट है। कई बार ये सवाल देखने के लिए मिल चुका है कि चावल की कृषि का साक्ष्य नव पाषाण काल में कहाँ से मिला है? तो कोल्डिहवा के अंदर मिला है। और ये कोल्डिहवा प्रयागराज के अंदर है। आगे बात करते हैं प्रसिद्ध स्थल। नव पाषाण काल के प्रसिद्ध स्थल में कौन कौन से हैं? तो इसमें सबसे प्रसिद्ध स्थल है बुर्ज होम और गुज कराल, जो ये दोनों कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर। और बुर्ज होम से प्रचुर मात्रा में अस्थियां और बर्तन प्राप्त हुए। अस्थियां मतलब कि हड्डियां। बुर्ज होम से प्रचुर मात्रा में अस्थियां और बर्तन प्राप्त हुआ है। अगर आगे बात करते हैं, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया गया? तो वो था कुत्ता। आगे बात कर ले, तांबे धातु का आविष्कार किया गया था। इसी नव पाषाण काल में तांबे धातु का आविष्कार किया गया था। यानी ध्यान रखिएगा, तांबा का जो आविष्कार यानी खोज किया गया था वो नव पाषाण काल में ही किया गया था। इसी काल में लिपि का आविष्कार किया गया था। लिपि का भी आविष्कार कब हुआ था? तो नव पाषाण काल के अंदर हुआ था। अब हम लोग देख लेते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल की जानकारी का स्रोत कहाँ से है? तो अवशेष मिले हैं। आद्य ऐतिहासिक काल की जानकारी का स्रोत अवशेष मिले हैं। लिखित जानकारी भी मिली है, लेकिन ये जो लिखित जानकारी है इसको पढ़ा नहीं जा सकता है। ध्यान रखिएगा, लिखित जानकारी तो मिला है लेकिन ये पढ़ने योग्य नहीं है। इसके अलावा अवशेष मिले हैं और इसी के माध्यम से हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में जानते हैं। इस काल में मनुष्य का प्रथम सभ्यता
की जानकारी प्राप्त। इसी आद्य ऐतिहासिक काल में मनुष्य इसी काल में भारत का प्रथम सभ्यता की जानकारी प्राप्त हुआ है। यानी कि ध्यान रखिएगा, आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर भारत का प्रथम सभ्यता की जानकारी प्राप्त हुआ और ये जानकारी था सिंधु घाटी सभ्यता। आगे बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है, इसको सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता को शहरी सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक प्रकार की शहरी सभ्यता भी थी। अब विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता की बात करें, विश्व का, ये तो भारत की सभ्यता होगी, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। वहीं पर विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, और ये मेसोपोटामिया वर्तमान समय में इराक देश के अंदर है। मेसोपोटामिया यानी इराक देश का जो सभ्यता था वो विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता था। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, वहीं पर विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। और भारत का जो सभ्यता प्राचीन सभ्यता था ये समकालीन था, ध्यान रखिएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन ही था भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। आगे बात करें हम लोग 1500 बीसी में आए थे आर्य। माना जाता है सब 1500 ईसा पूर्व में भारत में आर्य आए थे, और ये माना जाता है कि आर्य जो आए थे, ये मैक्स मूलर ने आर्यों के बारे में कहा कि ये कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। इसी तरह आर्यों के बारे में अलग अलग इतिहासकार का मानना है कि अलग अलग जगह से आए थे। उसी क्रम में मैक्स मूलर ने कहा आर्य कहाँ से आया था, मध्य एशिया से। और हम लोग यही चीज ध्यान में रखेंगे कि मैक्स मूलर के अनुसार ही ये आर्य कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। और भारत में आर्य आकर कहाँ से कहाँ तक अपने आर्यों ने शासन किया था भारत के अंदर, तो ध्यान रखिएगा पूरब की बात करें, पूरब में पश्चिमी गंगा तट से लेके अफगानिस्तान, पश्चिम में अफगानिस्तान, उसी तरह उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेके दक्षिण में नॉर्थ राजस्थान के बीच में इन्होंने शासन किया था। और ये पूरा जो एरिया था, इसी पूरे एरिया को इन्होंने शासन किया था यहाँ भारत में आके। इस जगह का इन्होंने ही नाम दिया था आर्यावर्त, ध्यान रखिएगा। आर्यावर्त, जहां पर तक आर्यों ने शासन अपना किया था वैसे जगह को भारत में आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है। और आर्यावर्त की बात करें तो भारत का सबसे प्राचीन नाम आर्यावर्त ही है। भारत के 5 नाम हैं, इस पांचों नाम में सबसे प्राचीन नाम आर्यावर्त है। और आर्यावर्त किन्होंने नाम दिया था, आर्यों ने जिस जिस जगह पे जाके शासन किया वैसे क्षेत्रों को ही आर्यावर्त नाम दिया था। आगे बात करते हैं, इस आर्यावर्त के क्षेत्र में आर्यों द्वारा ग्रामीण सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता की शुरुआत किया। भारत में ग्रामीण सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता की शुरुआत किसने किया, तो ध्यान रखिएगा आर्यों ने। बात करें वैदिक सभ्यता बना था वेदों से, इसी समय चारों वेद की रचना की गई थी। वैदिक सभ्यता किससे बनी थी, वेदों से, और इसी समय चारों वेद की रचना की गई थी। हिंदुओं का प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण और महाभारत की रचना भी की गई थी। ध्यान रखिएगा, इसी समय हिंदुओं का प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण और महाभारत की रचना की गई थी वैदिक सभ्यता के अंदर। आगे बात कर लेते हैं हम लोग, 16 अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारत में सर्वप्रथम रेल चलाई गई थी, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में सर्वप्रथम रेल चलाई गई थी, मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर। इसी दौरान अब ट्रेन को अलग अलग दूरी तक चलाने के लिए ट्रेन बिछाने का कार्य चल रहा था। ट्रैक बिछाने का कार्य चलने के दरमियान यानी इसी क्रम में कराची से लाहौर के बीच में जब मिट्टी के टीले को काटकर समतल करते समय ही बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुआ था। और इसी अवशेष से पता चला कि यहाँ पहले से कुछ ना कुछ सभ्यता लोग रहा करते होंगे, उसी के बारे में हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद जो अवशेष मिला है, इन सभी अवशेषों को 1856 में जमा करके उस पर रिसर्च किया गया, और ये रिसर्च अलेक्जेंडर कर्निघम के द्वारा किया गया था। इसलिए अलेक्जेंडर कर्निघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा, अलेक्जेंडर कर्निघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में सवाल देखने के लिए मिला है। आगे बात करते हैं भारतीय संग्रहालय।
ध्यान रखिएगा, भारतीय संग्रहालय कहाँ पर है? तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता के अंदर है, और भारतीय संग्रहालय की स्थापना लॉर्ड कर्जन के द्वारा करवाया गया, और इसी लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही पुरातत्व की जानकारी जितने भी मिले थे उनको सुरक्षित इन्होंने रखवाया था। अगर बात कर लें लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन ने इन्होंने जो शासन किया था 1899 से 1905 ईस्वी का जो टाइम पीरियड है, इन्होंने भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया था लॉर्ड कर्जन ने। आगे बात कर लें, इसी लॉर्ड कर्जन के द्वारा पुरातत्व विभाग का स्थापना किया गया था, जिसको हम लोग इंडियन म्यूजियम ऑफ कोलकाता के सभी पुरातात्विक संरक्षण किया गया था, और इस पुरातात्विक विभाग का जो चेयरमैन बनाया गया था जॉन मार्शल को इस पुरातत्व विभाग का चेयरमैन बनाया गया था। और जॉन मार्शल ने 2 टीम बनाई थी अपने लिए। एक टीम में थे दयाराम साहनी और दूसरे टीम में थे राखल दास बनर्जी, और इन लोगों को रिसर्च करने के लिए भेजा गया। और जब इन्होंने अपना रिसर्च शुरू किया तो दयाराम साहनी को सबसे पहली सफलता मिलती है 1921 में, जो रावी नदी के तट पर इन्होंने पूरे के पूरे स्थल होने की खोज निकाला था, जिसको हड़प्पा कहते हैं। इस तरह से हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। तो दयाराम साहनी के द्वारा ही सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज 1921 में किया गया था। कहाँ पर? रावी नदी के किनारे। आगे बात करते हैं, जैसे जैसे रिसर्च ये आगे बढ़ा वैसे वैसे 1922 में रखल दास बनर्जी के द्वारा पाकिस्तान के कराची में सिंधु नदी के किनारे एक स्थल खोजा गया, जिसको मोहनजोदड़ो कहते हैं, है ना। तो इस तरह से अब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का खोज भी किया जा चुका था। आगे बात करते हैं, सिंधु घाटी का जो आकार हुआ करता था वो त्रिभुजीय आकार था। ये कई बार एग्जाम में सवाल छपा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार किस प्रकार का था, तो त्रिभुजीय आकार का था। सिंधु घाटी का जो क्षेत्र था, कहाँ से कहाँ तक का क्षेत्र था सिंधु घाटी, तो अगर हम पूरब की बात करें, पूर्वी क्षेत्र उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, और ये उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर जो ये हिंडन नदी के किनारे पूर्वी भाग, पाकिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान असुत कांगेडोर जो दास्क नदी के किनारे है, और ये बलूचिस्तान वर्तमान समय में पाकिस्तान के अंदर चले गया है। और उत्तरी क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी क्षेत्र ये मांडा था, जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, और ये मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित था। उसी तरह आगे दक्षिणी भाग की बात करें तो दैमाबाद, और ये दैमाबाद महाराष्ट्र का क्षेत्र था। दैमाबाद गोदावरी नदी के किनारे था। तो इस तरह का ये पूरा जो एरिया था, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया था। आगे हम लोग देखते हैं, सिंधु घाटी का नेम चेंज किया गया था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच का जो समय, उसको कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा पता चलता है इसके बारे में, है ना। ध्यान रखिए, कार्बन डेटिंग विधि के माध्यम से इसके बारे में जानकारी मिला है। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता को शहरी सभ्यता कहते हैं। यहाँ की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, विशेषता की बात करें तो प्रमुख विशेषता है नगर नियोजन, जल निकास प्रणाली, कॉपर और टीन से मिलाकर कांसे का निर्माण किया गया था। इस समय इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, क्योंकि कांसा धातु का प्रयोग किया गया था। आकृति जो आकार जो वो था, वो त्रिभुजीयकार आकार था। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने आज महत्वपूर्ण प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ में पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़े। और ये जो स्टडी मटेरियल हम आप लोगों के बीच लाए, ये पूर्ण रूप से एनसीईआरटी और एससीईआरटी से पढ़ा गया उसके निचोड़ को निकालकर आप लोगों के बीच हम लाए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और आने वाले एग्जाम के लिए इस तरह का वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। अगला वीडियो लेकर फिर से हम आप लोगों के बीच आएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, अगले क्लास में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।